टू द अकाउंट्स गुरु चैनल। सो बच्चों, आज है हमारा लास्ट डे 7 ऑफ आवर 7 डे स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक्स। और इस स्ट्रैटेजी का मेन पर्पस यही है आपको 80 आउट ऑफ 80 दिलवाना। सो बच्चों, यहाँ पर आपको 80 आउट ऑफ 80 दिलवाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, आपने भी बहुत मेहनत करी और आपके साथ अकाउंट्स गुरु की टीम ने भी बहुत सारी मेहनत करी, जहाँ पर आपको सारे ही चैप्टर्स पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ पढ़ाए गए। फिर उसके बाद आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी और अब बारी आती है आपके उसी गुरु मंत्र की, जो आपको ये जो 1-2 नंबर का फर्क रह गया था अभी भी, वो सारी चीज़ें अब इस गुरु मंत्र के साथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं अपना गेस्ट पेपर नंबर 1 विद सॉल्यूशन। और यहाँ पर इस गेस्ट पेपर नंबर 1 को करने के बाद आपको पता चलेगा पेपर पैटर्न क्या होता है। और बच्चों, पेपर पैटर्न के साथ साथ एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होती है कि इकोनॉमिक्स के अंदर किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। देखो, बिजनेस स्टडीज़ में जब आप एग्जाम के अंदर अपने आंसर्स को लिख कर आए, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके पास था एक कंटेंट कि आप जानते हैं कि प्लानिंग क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग आपने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी लिखा। यहाँ पे भी आईआईडी आपको ये स्कोप देती है कि किस तरीके से आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ आप वहाँ पर आंसर्स लिख सकते हैं। बट जहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बारी आती है, वहाँ पर होता है हमारा कॉन्सेप्ट, और वहाँ पर आपको अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है कि जो डिमांड है हमारे क्वेश्चन की, उसी तरीके से आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। तो किस तरीके से आंसर की प्रेजेंटेशन होती है, न्यूमेरिकल्स को आपको किस तरीके से इवन प्रेजेंट करना है, किस तरीके से वहाँ पर स्टेप्स को शो करना है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस गेस्ट पेपर के थ्रू बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको एंड तक इस गेस्ट पेपर को देखना है। और जब आप इस गेस्ट पेपर के एंड तक पहुंचेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई हो चुका होगा, कि जो आपको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा होगा कि किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं, वो सारा डर आपका गायब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ये जो बेहतरीन गेस्ट पेपर है हमारा, उसको। तो बच्चों, सबसे पहले आप ज़रा पेपर को समझिए कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं और किस तरीके से वो डिवाइडेड हैं बिटवीन द 2 सेक्शंस। तो पेपर में आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, वहीं पे सेक्शन बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस पेपर के अंदर आपको 20 MCQs मिलेंगे ऑफ 1 मार्क ईच, ये बात आप सभी जानते हैं। एज वेल एज यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है हमारे पास 4 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का आपको मिलने वाला है, जिसको आपको 60 to 80 वर्ड्स में लिखना होगा। अब 60 to 80 वर्ड्स में लिखने का मतलब यही नहीं है कि आप वहाँ बैठ के वर्ड्स काउंट कर रहे हो। ऑन एन एवरेज आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने 2 से 3 लाइन लिख ली है तो आपके वो जो वर्ड्स है वो कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपकी राइटिंग पे। अगर किसी बच्चे की बड़ी राइटिंग है तो वो 4 to 5 लाइन्स लिखेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको लगे कि आपका कॉन्सेप्ट आपने एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, तो बस वहीं रुक जाना है। इंग्लिश की तरह कहानी नहीं लिखनी है यहाँ पर, ठीक है, कि जो भी कुछ पता है चलो सब कहानी हम लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे वाले जो 4 मार्क्स के होंगे, और आपको वहाँ पर लगभग 80 to 100 वर्ड्स में वो आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट फिर उसके बाद 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, जो होंगे आपके 6 मार्क्स के, और उसमें आपको 100 to 150 वर्ड्स के अंदर अपना आंसर प्रेजेंट करना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेक्शन ए से। साथ में अपना रजिस्टर और पेन लेकर बैठिए, MCQs हैं, आप भी साथ साथ आंसर लिखेंगे और मेरे साथ फिर उसको चेक भी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MPC इज 1। MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 1। क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है? हमें ये पता है कि MPC और MPS 1 के बराबर होते हैं और इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जाती है। सो यस, इट इज़ करेक्ट कि MPC की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1 होती है। तो पहली स्टेटमेंट तो मुझे ट्रू दिख रही है। सेकेंड देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या इनकम और कंजप्शन में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है? क्या जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता है? बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता है। तो हमारे लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बोथ द स्टेटमेंट्स ऑफ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग द कैपिटल गुड्स इज लेस देन द इंपोर्ट इंक्लूडिंग द कैपिटल गुड्स इट विल इंडिकेट दैट। वो कह रहे हैं कि अगर आपके एक्सपोर्ट, सिंपल सी बात, अगर आपके एक्सपोर्ट्स आपके इंपोर्ट से कम है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवरेबल रिप्रेजेंट करता है? क्या ये बैलेंस ऑफ ट्रेड को अनफेवरेबल रिप्रेजेंट करता है? या कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी आपका सरप्लस में है? या फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी है वो डेफिसिट में है? बताइए, अगर आपने कैपिटल गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया तो वो कहां पर आप लिखेंगे? अब पहली बात तो ये है बच्चे कि हम ये देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स हमारे ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं आपके इनफ्लोज को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास पैसा आएगा, वहीं पे इंपोर्ट्स आपके आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास से पैसा जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि आपके एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, यानी कि आपके इनफ्लोज कम है, आउटफ्लोज ज़्यादा है। सो इट मीन्स कि सिचुएशन जो है वो डेफिसिट की है या हम कह सकते हैं अनफेवरेबल है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। कौन से दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए? ये वाले दो ऑप्शंस हमारे लिए एलिमिनेट हो गए कि भाई फेवरेबल सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो कि एक्सपोर्ट्स कम है, ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये भी नहीं कहेंगे कि अब हम सरप्लस में हैं, राइट। तो इसका मतलब या तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है या सिर्फ कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है। अब हमने ये पढ़ा है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स किसका पार्ट होते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट होते हैं। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए? बी, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड डैश एंड डैश। डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन सी दो आप डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हो? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। तो यहां पर देखो, जब हम डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब भी हमें जरूरत हो हम उस डिपॉजिट को बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। अब विड्रॉ कौन सी वाली डिपॉजिट की जा सकती है? देखो, अगर मैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट की बात करूं, जैसे कि हम लोग अपने बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो जब हमें चाहिए होता है वो पैसा हम निकाल सकते हैं ना, और सेविंग्स करते हैं हम हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब सेविंग तो आएगा, सेविंग तो डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है। अब मैं अगर एफडी की बात करूं तो फिक्स डिपॉजिट, उसके नाम के आगे लगा है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब कि भाई ये वो वाला पैसा है जो आपने कुछ सालों के लिए फिक्स कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि जब मन चाहा आप उसको निकाल लें। तो इसका मतलब ये तो इंक्लूड नहीं होता होगा डिमांड डिपॉजिट के अंदर। उसके बाद करंट अकाउंट डिपॉजिट। देखो, जिस तरीके से हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं उसको सेविंग अकाउंट डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड्स का पर्पस पैसा जमा कराने का सेविंग होता है। बट जो बिजनेस पर्संस होते हैं वो डेली बेसिस पर पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, तो उनका पर्पस अपना बिजनेस है। और जितने भी बिजनेस पर्सन होते हैं वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं बैंक्स के साथ, बट वो भी विड्रॉ कर सकते हैं अपना पैसा जब चाहें। तो इसका मतलब इस पैसे को भी आप जब मन चाहा निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी आपकी क्या होती है कि ये पैसा भी आप कुछ टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर जमा कराते हैं। और डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर यहाँ पर हम बेसिकली कमर्शियल बैंक्स को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं जो आप कह रहे हैं कि इंक्लूड हो रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट 1, BOP is an accounting statement which records all the economic transaction that take place between the resident of a country during a given period of time। सही लग रही है क्या स्टेटमेंट? सही लग रही है? चलो अभी पहले स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। करंट अकाउंट ऑफ BOP रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट रिलेट टू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। करंट अकाउंट जो है हमारे BOP का, वो सारी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करता है जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट करती है। भाई करंट अकाउंट के अंदर हम लोग बेसिकली कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। क्या? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, और कहीं ना कहीं हमारे कुछ फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। हम यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करती हो। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। तो सीधे सीधे ये वाली स्टेटमेंट तो हो गई गलत, ठीक है। ऊपर वाली स्टेटमेंट के लिए मैं कह सकती हूँ कि 80% बच्चों ने कहा होगा कि बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज आपने BOP की डेफिनेशन पढ़ी होगी। बट एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है। यहाँ लिखा है BOP इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। विच रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, बिल्कुल सही, दैट टेक प्लेस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री
एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई किसके बीच के ट्रांजेक्शन्स हैं वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? वो रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच के ट्रांजेक्शन्स हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब ठीक है ये, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी आपकी रॉन्ग हो गई। तो आपके लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ बोथ द स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में क्वेश्चन को। जरूरी नहीं है कि आपको लगे कि आधी अधूरी डेफिनेशन लिखी है तो वो सही ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज द चेंज इन स्टॉक of finished, semi-finished and raw material over a period of a year. Statement 2, net investment is addition to the stock of capital before making allowance for the depreciation. अब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ भी ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सी फॉल्स। देखो बच्चे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने कहा कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका चेंज इन स्टॉक है। आप जो चेंज इन स्टॉक वहाँ पे लिखते हो उसका मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये बात तो मुझे सही नजर आ रही है जो वो कह रहे हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक होता है। तीनों ही तरीके का स्टॉक है हमारे पास यहाँ पे, फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड और रॉ मटेरियल। तो मुझे पहली स्टेटमेंट तो ट्रू लग रही है, बट दूसरी स्टेटमेंट में मुझे थोड़ा सा झोल लग रहा है। क्या कि हमने ये पढ़ा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन अपना प्लस करते हो, मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन होता है। या मैं इसको दूसरी तरीके से अगर लिखूं, अगर मुझे नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये कह रहे हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट का तो मतलब है एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। बट अगर आप फॉर्मूला देखें तो नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन को कंसिडर करना है पहले, तब आप नेट इन्वेस्टमेंट तक पहुंचते हैं। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी फॉल्स हो गई, ये वाली ट्रू है और ये वाली फॉल्स। तो करेक्ट आपके लिए ऑप्शन कौन सा हुआ? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, राइट। नेक्स्ट इसके चॉइस में एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक आपका फ्लो चार्ट बेस्ड, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। देखते हैं ये क्या कहता है। रीड द फॉलोइंग फिगर्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब ये फिगर आपको दे रखी है, ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स हैं बेसिकली रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। क्या मिसिंग है भाई? ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट भी है, रॉयल्टी भी है, रेंट भी है, यहाँ पे क्या गायब है भाई? भाई यहाँ पर प्रॉफिट गायब है ना। अब प्रॉफिट यहाँ पर उन्होंने कैसे कैसे दे रखा है? डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है और ऑल ऑफ दीज है। तो बच्चे प्रॉफिट के भी अपने 3 कंपोनेंट होते हैं कि प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आप एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कुछ आप कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हो और कुछ पैसा आप अपने पास बचा कर रखते हो जिसे आप रिटेन्ड अर्निंग कहते हो या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो उन्होंने यहाँ पर आपको सारे ही कंपोनेंट्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज ही हमारे लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 6th क्वेश्चन की तरफ चॉइस में भी हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी द एमपीसी इज 0.8। एक इकोनॉमी के अंदर आपका एमपीसी 0.8 है। हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट? हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जब आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन को तो सिंबॉलिकली आप देखा करो कि आपको क्या पूछ रहे हैं। वो इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज करनी है? टू इंक्रीज द नेशनल इनकम बाय 2000 करोड़। अगर आपकी नेशनल इनकम को 2000 करोड़ तक पहुंचाना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीमेंट हमें करना होगा? अब आप याद करो कि आपने ये दोनों का रिलेशन एक ही जगह पे पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? मल्टीप्लायर के केस में, कि मल्टीप्लायर ये कहता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब आपको निकालना है डेल्टा आई, के की वैल्यू भी नहीं है आपके पास, डेल्टा वाई की वैल्यू है। अब किसी तरीके से के की वैल्यू अगर मिल जाए मुझे तो काम बन जाएगा। अब के और एमपीसी का भी एक रिलेशनशिप होता है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी या 1/MPS। अब अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा? 0.2। तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो 1/0.2। आप ये डेसिमल हटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 5। अब ये अगर आपके पास 5 आ चुका है, यहाँ लिखेंगे डेल्टा वाई आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2000। आपको निकालना है डेल्टा आई की वैल्यू, तो डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 5।
तो ये आ गया आपका 400। इसका मतलब जब आप 400 की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे तो 5 टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, विच इज 2000। तो यहाँ पे क्या हमें 400 मिल रहा है, अपना आंसर ये रहा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ, एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी किसका सम होता है? चलो पहले हम लिख ही देते हैं, फिर ऑप्शन ढूंढेंगे। सी प्लस आई यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन भी, अगर इतना सॉल्व करना है तो इट्स बेटर कि हम ये वाला ऑप्ट करें, है ना। आगे चलो आगे चलो आगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में पैसा कौन बहा रहा है भाई, कौन लेकर आ रहा है आपकी इकोनॉमी में पैसा? क्या वो हमारा सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, हमारी गवर्नमेंट है, या बिजनेस फर्म्स है? मुझे लगता है ये दोनों तो अपने पास ही रखते होंगे पैसा, हमें तो नहीं देते होंगे। हमें ना 2 ही ऑप्शन चूज करने हैं, या फिर एक है हमारे पास सिर्फ सेकंड कमर्शियल बैंक। भाई अगर अपने आप से सोचोगे तो कहोगे कि हमें तो हमारा पैसा हमारा कमर्शियल बैंक देता है, बट देखो पूरी इकोनॉमी के बारे में सोचो कि पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई का मेन सोर्स क्या है, मनी सप्लाई का। तो ये जो 2 सी है हमारे पास, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, ये दोनों ही मेन सोर्स हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सपोज द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी ऑफ अ कंट्री इज, माइनस में जा रहा है $25,000। माइनस, माइनस मीन्स कि यहाँ पर आपका जो बैलेंस है करंट अकाउंट का वो डेफिसिट में है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारे लिए। वेयर एज द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट वॉज $84,000, और वहीं पे कैपिटल अकाउंट दिखा रहा है 84,000 का सरप्लस। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि हाउ विल इट अफेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। तो आपके फॉरेन एक्सचेंज में क्या होगा, आपके फॉरेन एक्सचेंज में एडिशन होगा इतने डॉलर से यानी कि $59,000 से, या फिर एडिशन होगा $49,000 से, या फिर एडिशन, भाई है तो एडिशन ही, बस अब आपको यहाँ पे अमाउंट डिसाइड करना है कि अमाउंट कितना है। तो अब वो अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो बेसिकली जो बीओपी होता है वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का ही समेशन होता है, कि जो भी आपका करंट अकाउंट का बैलेंस है और जो भी आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उन दोनों का समेशन है। अब आप यहाँ पे कह रहे हो कि आपका जो बीओपी ऑफ करंट, मतलब जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो माइनस का 25,000 है, बट वहीं पे कैपिटल अकाउंट आपका प्लस का 84,000 है। तो अब इसे अगर आप सॉल्व करें तो ये आपका आएगा 59,000। तो इसका मतलब हमारे लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया है ए। नेक्स्ट हमारे पास इसी की चॉइस में एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर एन इमेजिनरी कंट्री। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि इमेजिनरी कंट्री के लिए इंपोर्ट्स दे रखे हैं, एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं, गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट्स है आपके पास। आइडेंटिफाई द बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। इसका मतलब आपने सीधा सीधा लिया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 1100 और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपने लिया 1600। तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है भाई, बताओ जल्दी, कितने का डिफरेंस दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है? पहली बात तो नेगेटिव दिख रहा है, डेफिसिट है इसका मतलब, डेफिसिट मतलब माइनस, और माइनस में एक ही आंसर दिख रहा है, कौन सा? बी ऑप्शन। क्योंकि देखो इंपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं आप, एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। कितने से ज्यादा हो रहा है? 500 से। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। 9th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। वो कहते हैं एपीसी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, सॉरी एपीएस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, कि एपीएस एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। एपीएस क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन सेव कर रहे हैं, बेसिकली उसी को एपीएस रिप्रेजेंट करता है एट अ कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, राइट। अब वो रीजन कहते हैं क्यों है वो फ्लो कॉन्सेप्ट, कि एपीएस इज द रेशियो ऑफ द सेविंग्स टू द इनकम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। भाई पहली बात तो अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है तो वो फ्लो नहीं है, वो क्या होती है हमारी? वो स्टॉक होता है हमारा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एपीएस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है या पीरियड ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं। भाई एपीएस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, और अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर इसका मतलब ये हो गया फॉल्स और ये हो गया ट्रू। तो असर्शन आपकी फॉल्स है, रीजन आपका ट्रू है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट एमसीक्यू है हमारा,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। ये हमारे पास यहाँ पे असर्शन है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट जीरो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को शो नहीं करता। अच्छा, और रीजन क्या कह रहे हैं कि वॉलेंट्रली अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्रली मतलब होता है अपनी इच्छा से। Voluntary unemployment always prevail in the economy because it refers to those unemployed people who are able to work but not willing to work at a given wage rate। वो ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो हमेशा हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रिवेल करता है, क्योंकि कुछ ऐसे अनएम्प्लॉयड पीपल हैं जो काम कर तो सकते हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते एट अ गिवन वेज रेट। तो ये ऑलवेज आपकी इकोनॉमी के अंदर, ऐसा ज़रूरी है कि हमेशा सारे लोग एम्प्लॉयड ही होंगे या हमेशा इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट होगा? वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा कि जैसे कि हमारी मदर है घर में, वो काम कर तो सकती हैं बट उन्हें नहीं करना है, उन्हें कहीं पे भी जाकर जॉब करनी है या नहीं कर रही वो अपना कोई सा भी बिजनेस, वो उनकी इच्छा है, तो वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड है ना वो। इसका रीज़न ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी ने उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया, वो अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये तो सिचुएशन हमेशा रहेगी। रीज़न तो आपका ट्रू है, बट क्या आपका असर्शन सबसे पहले देखो ट्रू है क्या? देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट इंडिकेट करता है जीरो एम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि जब हम यहाँ पर लेबर फोर्स से वर्क फोर्स पर आते हैं तो आपको उसकी डेफिनेशन पता है कि वो क्या डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका जो असर्शन है वो फॉल्स है, बट रीज़न आपका ट्रू है। तो असर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू, ये है आपका डी। ठीक है जी, चलो एमसीक्यू तो हो गए हमारे कंप्लीट। अब आते हैं थोड़े से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल ही दे रखा है आपका नेशनल इनकम का। क्या है न्यूमेरिकल? आपको निकालना है कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या निकालना है आपको? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आपको कैलकुलेट करना है GVAMP। ठीक है, ठीक है, GVAMP हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें बेस चाहिए। अब पहले देखा करो जब भी न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है कि आपको कंपोनेंट्स किसके गिवन है। अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन है, डोमेस्टिक सेल्स है, चेंज इन स्टॉक है, एक्सपोर्ट्स है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, और वैल्यू एडिड तो उन्होंने यहीं पे बोल दिया। इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे? मेथड कौन सा यूज करेंगे हम? वैल्यू एडिड मेथड। अब वैल्यू एडिड मेथड का जो बेस है वो ये है कि अगर आप कह रहे हो कि आपको GVMP निकालना है तो बेसिकली आपको GDPMP निकालना है, एक ही बात है। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हर स्टेप के हमें मार्क्स गेन करने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जब भी सॉल्व करेंगे तभी फॉर्मूलाज लिखेंगे हम। अब सेल्स के अंदर आपकी डोमेस्टिक सेल्स भी आती है और आपके एक्सपोर्ट्स भी आते हैं। या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली सिर्फ इतना लिखा हो सेल्स, अगर यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड नहीं होता तो मैं एक्सपोर्ट्स लेती ना, बट क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आपको डोमेस्टिक सेल्स लिखा है क्लियरली, तो आप डोमेस्टिक सेल्स भी लेंगे और एक्सपोर्ट्स भी लेंगे। तो 200 प्लस 10, तो सेल्स हो गई आपकी 210, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी आपको गिवन है, कैसे? -20। तो भाई 210 में से आपने 20 माइनस करना है और आपको मिलेगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने यहाँ पे कितना निकाल लिया? यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकला 190। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? GVMP निकालने का। ये सेकंड स्टेप। GVMP कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी कि 190 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या होता है? वो वाले गुड्स जो आपने या तो रीसेल के लिए इस्तेमाल करे हैं, जिसको आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है जैसे, यानी कि जो भी आप इनपुट्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पे दे रखा है ना सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, कितने? 120। तो ये आप माइनस करेंगे 120, तो ये आ गया आपका 70। अब यहाँ पे डिनोमिनेशन क्या है? लाख, तो लिख कर आना है 70 lakhs। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पर आपको 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कराया, यहाँ पे ले रखा है 1 स्टेप में। ठीक है, आप ऐसे भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्क्स कोई डिडक्ट नहीं होने वाले। बट माई पॉइंट इज कि सपोज करिए कि यहाँ पर आपने कोई एक आधा कॉम्पोनेंट गलती से प्लस माइनस आपका गड़बड़ हो गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके फुल मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस है, या फिर जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। बट अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको हर एक स्टेप का अलग अलग नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। अब गिव द मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। आपको मीनिंग बताना है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। पहली बात तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। वहीं पे बैलेंस ऑफ
करंट अकाउंट क्या होता है? देखो, बीओटी इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट में हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं, बट वहीं पे बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर सॉल्यूशंस भी हैं आपके पास। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आपने सिंबॉलिकली शो किया और इस तरीके से आपको लिखकर भी दिखाना होता है कि आप किस चीज़ को क्या लिट कर रहे हो। उसके बाद बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज over the outflows on account of all the transactions which include visible and invisible item in the current account. Visible हो गए आपके goods, invisible हो गई आपकी services, ठीक है। उसके बाद balance of current account is more comprehensive in scope than the balance of trade. It includes not only the imports and export of goods which are visible item, but also the invisible items such as services of shipping, banking, insurance, tourism, एक्सेट्रा, ठीक है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको 3 पॉइंट्स में लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 1.5 मार्क्स का हो सकता है ये होगा और 1.5 मार्क्स का आपका करंट अकाउंट का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, हाउ इज एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब यहाँ पर उन्होंने बोला आपसे कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट आप डिटरमाइन करते हैं अपनी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो मैंने आपको एक डायग्राम समझाया था कि ये आपका डिमांड कर्व होता है फॉरेन एक्सचेंज का, ये सप्लाई कर्व होता है, और जिस रेट पे, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर देते हैं वही हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट उसी पॉइंट पर डिटरमाइन हो जाता है। ये हमारी क्वांटिटी एक्सचेंज होती है, ये इक्विलिब्रियम रेट होता है। बट क्या सिर्फ इतना आसान है, इतना सही ऐसे लिख के आना है? ये तो आपका डायग्राम है, इसको आपको पूरा एक्सप्लेन भी करके आना है। देखो, इस तरीके से आप पूरा इसको एक्सप्लेन भी करके आएंगे। एक्सचेंज रेट इन द फ्री एक्सचेंज मार्केट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल्स टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर उसके बाद आपने पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है अपने इस डायग्राम की कि लेट अस अज्यूम दैट देयर आर 2 कंट्रीज, इंडिया एंड यूएसए, एंड द एक्सचेंज रेट ऑफ देयर करेंसी रुपी एंड डॉलर इज टू बी डिटरमाइंड। Presently, there is a floating and the flexible exchange regime in both the countries. Therefore, the value of the currency of each country in terms of the other country depends upon the demand and supply of their currency. तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी ना कि दोनों कंट्रीज में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे डिमांड और सप्लाई की हेल्प से। सो इन द डायग्राम द डिमांड कर्व डी डॉलर इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये आपको दिख रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग? ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट एंड द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. On the other hand, the supply curve of the foreign exchange is upward sloping due to the direct relationship between the rate and the supply of foreign exchange. बस यही आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद देखिए ज़रा, this means that less the foreign exchange is demanded as the exchange rate increases. यहाँ पर उन्होंने उसी का रिलेशनशिप पूरा आपको शो कर रखा है कि क्या रिलेशनशिप होता है। आगे देखो ज़रा, यहाँ पर इफेक्ट भी शो किया गया है कि अगर जैसे कि आपका सप्लाई कर अपवर्ड स्लोपिंग है तो विच मीन्स दैट द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज एज द एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज. This makes the home country's goods cheaper to the foreigners, and since the rupee is depreciating in the value, the demand for our export should therefore increase as the exchange rate increases. The increased demand for our export translate into the greater supply of foreign exchange, so supply of the foreign exchange increases as the exchange rate increases. तो उस चीज़ को पूरा तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि क्यों ऐसा रिलेशनशिप होता है कि सीधी सी बात है, अगर मार्केट में रेट इंक्रीज होगा, है ना, जब रेट इंक्रीज होगा तो हमारे लिए तो फेवरेबल है ना फॉरेन करेंसी को सेल ऑफ करना. हम अपना सामान कब बेचना चाहेंगे मार्केट के अंदर? जब हमें उसका ज़्यादा पैसा मिलेगा. तो जैसे ही रेट बढ़ता है तो हर कंट्री सप्लाई करना शुरू करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनफ्लोज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो वो पूरे तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाना है, पूरे अपने डायग्राम भी बनाएंगे और साथ में आप एक्सप्लेनेशन भी देंगे. 13th क्वेश्चन, An economy is an equilibrium. Calculate the value of the marginal propensity to save. उन्होंने कहा है आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, आपको MPS निकालना है और आपको यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस गिवन है, लाइक नेशनल इनकम गिवन है आपको 1000 करोड़, ऑटोनॉमस कंजप्शन गिवन है आपके पास 100 करोड़ और इन्वेस्टमेंट है आपके पास 120 करोड़. ठीक है, हमें MPS निकालना है. अब MPS निकालने का हमारे पास जरिया क्या है? अगर आपको MPC भी मिल जाए अब तो भी MPS निकाल सकते हो. ठीक है, तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा ढूंढते हैं कि MPS को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मेरे पास सेविंग्स और इनकम आ जाती, उसका चेंज मिल जाता, तो भी हम MPS निकाल सकते थे. चलो एक चीज़ समझते हैं. उन्होंने यहाँ पर ना ऐसे ही कोई नहीं लिख दिया है कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, ये बात ऐसे ही नहीं लिखी है उन्होंने. यहाँ पे उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है. जब कोई इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती है तो हमें पता है कि AD इज इक्वल्स टू AS होता है. ठीक है, एट द सेम टाइम उसी पॉइंट पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर भी होती है, ये बात भी हम लोगों को पता है. ठीक है,
तो अब इससे क्या हेल्प मिल सकती है हमें? अब इससे हमें ये हेल्प मिल सकती है कि हमारे पास एक सेविंग फंक्शन होता है। सेविंग फंक्शन क्या होता है? -s प्लस 1 - b इंटू में y। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे अपना MPS, क्योंकि ये जो 1 - b है ये MPS को ही रिप्रेजेंट करता है। अब मेरे पास क्या ये सेविंग है? बिल्कुल है। जब मैंने आपसे कह दिया कि इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, इसका मतलब जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही आपका सेविंग है। ये रहा आपका 120 करोड़। और -s किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस सेविंग। डिस सेविंग मीन्स आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन। जितने का आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है उतने की आपकी ही डिस सेविंग होती है। तो डिस सेविंग की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिली? 100। जितना ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है उतनी आपकी क्या होती है? डिस सेविंग्स होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये मैंने आपको डायग्राम भी बताया था एक। ये आपका एडी कर्व है या कंजप्शन कर्व बोलते हैं, चलो अभी इसे फिलहाल हम, ये आपका कंजप्शन कर्व है। ये जो आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन है, अगर मैं यहाँ से आपका सेविंग कर्व डिराइव करूँ तो ये जितने की आपको डिस सेविंग दिख रही है, ये जो डिस सेविंग है ये सीधे सीधे आपके इस ऑटोनॉमस कंजप्शन को रिप्रेजेंट करती है कि इस कंजप्शन को पूरा करने के लिए आप इतने के डिस सेविंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमें 100 मिल गया कि डिस सेविंग्स हमारी कितने की है? हमारी -100 की डिस सेविंग हो गई। उसके बाद प्लस 1 - by। 1 - by का मतलब क्या है? ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है। और y हमारे पास कितना अवेलेबल है यहाँ पे? 1000। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका 220 इज इक्वल्स टू 1000 - 1000b। अब आप b वाली टर्म इधर ले आइए। 1000b इज इक्वल्स टू 1000 - 220, तो ये आपका आएगा निकल के आई गेस 780। तो 1000b - 780, तो यहाँ पर आपके b की वैल्यू आ गई 780 अपॉन में 1000, जहाँ से आपको आपका b मिल गया 0.78। ठीक है, 0.78 आपका b है। b का मतलब क्या होता है? MPC। अगर MPC 0.8 है तो MPS कितना होगा? MPS 1 - 0.78 विच इज इक्वल्स टू 0.22। ठीक है, तो आगे आपका आंसर 0.22। तो मैंने यहाँ पर जो सॉल्यूशन किया है वो मैंने सेविंग फंक्शन से सॉल्यूशन किया है। उधर आप देख सकते हैं एक और अलग से सॉल्यूशन है हमारे पास। हमने यहाँ पर एक और तरीके से सॉल्यूशन कर रखा है कि हमें पता है कि जो हमारी इनकम है वो किसके बराबर होती है? C + I, ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन अगर आप उसको इलैबोरेट करेंगे, उसको और ओपन करेंगे, तो ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस BY यानी कि MPC इंटू नेशनल इनकम। तो बस उस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला गया है। तो आपकी इच्छा है, आप चाहे इससे करें चाहे आप ऐसे सेविंग फंक्शन से करें, दोनों से आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। दोनों ही तरीके आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। As per the following news report published in the Economic Times on 9th of October 2020, RBI has kept the repo rate unchanged at 4%. अब जितने ही बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखेंगे द मीनिंग ऑफ रेपो रेट, कि रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है अगर हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो उसके लिए हम रेपो रेट को क्या करते हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, एट द सेम टाइम आप मीनिंग लिखेंगे रिवर्स रेपो रेट का भी और साथ साथ बैंक रेट का भी। ठीक है, वैसे तो बैंक रेट मैं आपको यहाँ पर बता ही दूंगी, बट फिर भी अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा। सो RBI हैज केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4% and reduce the reverse repo rate to 3.35%. In addition to that, the bank rate stands at 4.65%. This has been done to limit the damage to the economy caused by the COVID-19 and the subsequent lockdowns. तो बेसिकली यहाँ पर हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे RBI ने कुछ डिसीजन लिए। उन्होंने यहाँ पर रेपो रेट को बिल्कुल चेंज नहीं किया, बट उन्होंने रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया है और कहीं ना कहीं जो बैंक रेट है वो आपका 4.65% तक पहुंच गया। ये सारी चीज़ें RBI इसलिए कर रहा था क्योंकि कोविड-19 की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई। कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो डाउन गई थी, तो उस टाइम पे अपनी इकोनॉमी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बैंक अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव ले रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डज द RBI मॉनेटरी पॉलिसी मीन? RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? देखो, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर उसके पास कुछ इसके ऐसे टूल्स हैं जिसकी हेल्प
हेल्प से अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो तो उसको भी करेक्ट किया जाता है, अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन हो तो उसको भी करेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, Reserve Bank of India is empowered to regulate the money supply in the economy through its monetary policy। RBI के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अपने इकोनॉमी की सिचुएशन को या उसके अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सकता है। It is a policy adopted by the central bank of an economy in the direction of credit control of money supply. As the central bank has a sole monopoly in the currency issue, it can control the credit and supply in the economy। तो क्योंकि हमारे RBI के पास सोल अथॉरिटी होती है करेंसी को इशू करने की, तो अपने इन सभी मेजर की हेल्प से, अपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स की हेल्प से वो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो सिचुएशंस है, जो फ्लक्चुएशंस है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट उन्होंने आपसे पूछा व्हाट डज द बैंक रेट मीन। अब बैंक रेट क्या होता है, चलिए मैं बता देती हूँ। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मनी लेंड करता है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। अब अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उस टाइम पे इस बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि कमर्शियल बैंक्स जो जनरल पब्लिक को जो लोन दे रहे हैं वो लोन देना कम करें, उनकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए, क्योंकि उनको सेंट्रल बैंक से अब लोन लेना महंगा पड़ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर क्या होगा कि जो परचेजिंग पावर होगी हमारी पब्लिक की वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सबके लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, जिससे कि हम यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाएंगे। और इसी का इन्वर्स हम लोग करते हैं कब, जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है। जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी तो इसी बैंक रेट को कम कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई हो, ठीक है। तो बस आपको पूरी तरीके से इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। इन अ बिड टू इंसेंटिवाइज द न्यू क्रेडिट फ्लो टू MSME बोरोवर्स, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। द RBI गवर्नर अनाउंस द मेजर्स दैट कुड ईज द क्रेडिट। क्या यहाँ से आपको एक वर्ड मिला, देखो यहाँ पर आपको वर्ड मिला है ईज। ईज मतलब कि वो चाहते हैं कि हमें क्रेडिट देना है, किसको देना है, हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, मार्केट में आकर उनके पास पैसा आएगा तो वो ज़्यादा काम कर पाएंगे, ठीक है। सो इन द एफर्ट्स ऑफ एनकरेजिंग द क्रेडिट, क्रेडिट बढ़ाना है, अब यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे हमें क्रेडिट बढ़ाना है। What other measures can be implemented by the RBI that will facilitate the more fund flow for the sector? तो वो और कौन से measures हमारा RBI implement कर सकता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट को बढ़ा सकें, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने जो मेजर लिया है उसके अलावा अब कौन से मेजर्स होते हैं, बहुत सारे मेजर्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, लीगल रिजर्व रेशो है, रेपो रेट है। अब बात आती है कि क्या करना चाहिए क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट का तो मतलब होता है कि कितना आपने लोन डिमांड किया और कितना आपको उसके बदले में जो एसेट है वो मॉर्टगेज कराना पड़ रहा है, उसके बीच का डिफरेंस होता है बेसिकली मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को क्रिएट करना है तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्जिनल रिक्वायरमेंट के कम होने की वजह से अपना क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकें। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटीज़ को परचेज करना स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद लीगल रिजर्व रेशो के अंदर आपका CRR और SLR दोनों आता है, दोनों को ही कम कर दिया जाता है। वहीं पर रेपो रेट को, या फिर हो सकता है आपके पास रिवर्स रेपो रेट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो उनको भी यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपने देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब इसी के चॉइस में था डिफाइन मनी सप्लाई एंड एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी सप्लाई आपको पता है कि क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आपका जो मनी सप्लाई है वो क्या है, आपकी वो स्टॉक है आपकी मनी का जो या तो पब्लिक के हाथों में है या फिर आपने डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में कमर्शियल बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रखा है, और कब, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद दो फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने हैं, आप कोई से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है आपके पास, मेजरमेंट यूनिट वाला आपके पास एक फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, तो कोई से भी दो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल है हमारे पास एक 4 मार्क्स के अंदर। 16th क्वेश्चन, कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, 6 मार्क्स के अंदर है, 3+3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ एक और क्वेश्चन जरूर होगा। 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल ही है सिर्फ, और क्योंकि 2 चीज़ें पूछी हैं
ऑपरेटिंग सरप्लस और नेट एक्सपोर्ट तो 3+3 है, ठीक है, तो यानी कि 6 नंबर में न्यूमेरिकल है। वेरी गुड। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज, नेशनल इनकम ही दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, मिक्स्ड इनकम दे रखी है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट्स भी कैलकुलेट करना था, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस आपको कौन से मेथड में दिखता है, इनकम मेथड में, वहीं पे नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपेंडिचर मेथड में। तो लेट्स स्टार्ट विद इनकम मेथड। सबसे पहले मैं आपको इनकम मेथड से इसको सॉल्व करना बताती हूँ। अब बच्चे ये जो आपको नेशनल इनकम दे रखी है, पहली बात तो नेशनल इनकम का कंपोनेंट क्या होता है, नेशनल इनकम का कंपोनेंट होता है NNPFC, ठीक है। और जब हम इनकम मेथड से अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें वहां पर मिलती है डोमेस्टिक इनकम विच इज NDPFC, ठीक है। अब कहीं से अगर मुझे NDPFC मिल जाए, अगर मेरे पास नेशनल इनकम भी है तो उससे भी काम बन सकता है। मैं क्या करूँ उसको NDPFC बनाने के लिए, इसमें से NFIA माइनस कर देती हूँ तो मुझे NDPFC मिल जाएगा, क्योंकि मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है और नेशनल से डोमेस्टिक के बीच में, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए NFIA माइनस करते हैं क्योंकि वो उसके बीच का डिफरेंस है। अब आपके पास यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 200, तो अगर आप 4200 में से 200 माइनस कर देंगे तो आपको आपका NDPFC मिल जाएगा 4000, ठीक है, एक रास्ता बन गया। अब आपको पता है कि NDPFC किस किस चीज़ों का समेशन होता है, ज़रा यहाँ देख लें, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब NDPFC आपको मिल चुका है 4000, ऑपरेटिंग सरप्लस हम निकालना ही चाहते हैं। अब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर मैं देखूं तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मेरे को डायरेक्टली तो नहीं दे रखा, जब डायरेक्टली नहीं दे रखा तो उसके अंदर की चीज़ें आपने ढूंढनी है, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज मिला, क्या कोई एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज ही है हमारे पास 2400। क्या आपके पास क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम है, बिल्कुल है, ये रही हमारे पास मिक्स्ड इनकम, कितने की है हमारे पास मिक्स्ड इनकम 400। तो बस अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 4000 इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 2800, देन आपने ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पर निकाल दिया अपना कितने का, 1200 का। क्लियर, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया, 3 नंबर हमने पक्के कर लिए। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स के लिए हम क्या करें, अपने एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ चले, तो ये मैं हटा रही हूँ अब। तो नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे GDP-MP कैसे निकलता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैंने भी इसलिए यही यूज़ किया है। अगर लिखा होता ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो हम यहाँ पे चेंज इन स्टॉक को भी इंक्लूड करते हैं। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे GDP-MP की वैल्यू चाहिए, हम इसको निकालते हैं GDP-MP की वैल्यू को कहाँ से, हमारे पास NDPFC इनकम मेथड से था। अब नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, FC को MP में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NIT। अब NDPFC आया था हमारा 4000, डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा 100, और NIT है हमारे पास 150। तो यहाँ से हमें GDP-MP मिल रहा है 4250, ठीक है। अब 4250 आपको GDP-MP मिल चुका है। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ 4250। उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास, 2000। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास, देखिए 1000। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1100, और हम नेट एक्सपोर्ट्स निकालना ही चाहते हैं। इधर आ रहा है आपका 4250 और इधर आ रहा है 4100 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि नेट एक्सपोर्ट्स कितने आ रहे हैं हमारे 150, और क्या डिनोमिनेशन है हमारा, करोड्स, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, कंपेयर द ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल टू नवंबर। ये आपको अप्रैल टू नवंबर के एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कुछ नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको जस्ट इस टेबल को एनालाइज करना है, कंपेयर करना है और अपना आंसर लिखना है। यही होते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको ढंग से करके आने हैं और इसी के ऊपर लगता है कि मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। अब आप कैसे देखेंगे, देखो आप अगर कंपेयर करो सबसे पहले नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, तो वो इंक्रीज हुए हैं कहीं ना कहीं। अगर नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू
नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो आप कह सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने का चांस कहाँ है, जहाँ या तो लाइबिलिटीज कम हो रही हो या आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हो, तो एक पॉजिटिविटी को शो करता है। तो आप इसका आंसर किस तरीके से लिख कर आएंगे, देखिए जरा। The expenditure policy of the government has been characterized by restructuring and prioritization of spending in sector which have the long term impact। ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप इंक्रीमेंट भी देखो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतने से नहीं बढ़े हैं तेजी से जितने तेजी से हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की तरफ ध्यान दे रही है। The non-interest revenue expenditure has grown up by the 6% at 6% from 4.6%। वहीं पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ग्रो हुए हैं 13.5% से 28% तक। तो बस आपने देखो 2 पॉइंट तो यहीं से बना लिए, 1 पॉइंट आपको अपने पास से लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के साथ में बी पॉइंट भी है, एक्सप्लेन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव आपसे जरूर पूछेंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रिचर क्लास के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगाते हैं, पुअर क्लासेस को हम लोग यहाँ पे सब्सिडीज देते हैं या फिर हम उनको टैक्स का कंसेशन देते हैं या उनके ऊपर से टैक्स हटा देते हैं। तो इस तरीके का काम हम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो बस कुछ यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी की चॉइस में हमारे पास एक क्वेश्चन है अब, आर दी फॉलोइंग रेवेन्यू रिसीट्स और दी कैपिटल रिसीट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड वाई। आपको कैरेक्टराइज करना है कि इनमें से कौन सा रेवेन्यू रिसीट है और कौन सा कैपिटल रिसीट है और क्यों। तो भाई टैक्स रिसीट हमारा रेवेन्यू रिसीट होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जो ना तो हमारा कोई जिसकी वजह से ना तो हमारी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही हमारा कोई एसेट रिड्यूस होता है, और ये हमारे लिए टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। वहीं पर डिसइन्वेस्टमेंट हमारे लिए कैपिटल रिसीट है, क्योंकि ये इस वजह से कैपिटल रिसीट है क्योंकि कहीं ना कहीं कैपिटल रिसीट्स क्या करती हैं, या तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं या हमारे किसी एसेट को रिड्यूस करती हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से आपका एक एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। चलिए जी, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स तो कंप्लीट हो गई। बहुत मज़ा आया होगा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देख के, और लग रहा होगा कि हाँ जो पढ़ा है, अगर पढ़ा हुआ है तो पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो लास्ट स्टेज पे ये जो सैम्पल पेपर हम लोग करते हैं या जो गेस्ट पेपर करते हैं, इसको करने का एक मेन एम ये होता है कि आपको खुद को इवैल्यूएट करना है, एक चीज़ देखनी है कि आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, बट वो जो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करे, वो जो आपने चैप्टर्स प्रिपेयर करे, आपने नोट से प्रिपेयर किया, तो जब आपके सामने वो क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं तो आप उनको कितना समझ पाते हैं। और ये भी जानना है कि जो आपने इतना कुछ पढ़ लिया है उसमें से हमें कितना कंटेंट अपने आंसर में प्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें तभी पता चलती हैं जब हम सैम्पल पेपर करते हैं या इस तरीके के गेस्ट पेपर करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने अच्छे से अगर मेरे से चैप्टर समझे हैं तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर पा रहे होगे, ठीक है। चलो, कुछ भी उन टॉपिक से बाहर आपको देखने को अब तक नहीं मिला होगा। चलिए अब जबरदस्त तरीके से अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, द स्टेगनेंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज कॉज्ड मेनली ड्यू टू। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टेगनेशन हमें देखने को मिली, जो स्थिरता देखने को मिली, वो किसकी वजह से थी? लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से, लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, या लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से? कहूंगी तो सब चीज़ों की वजह से, बट उन्होंने पूछा है मेनली किसकी वजह से हुआ, तो मेनली तो भैया ये जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम थे, जो जमींदारी सिस्टम था, इसने सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था, तो इसी की वजह से स्टेगनेशन था। नेक्स्ट आगे चलें, इंटरमीडिएट्स बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द पीजेंट्स वर कॉल्ड, यानी कि जो मिडल मैन थे किसके बीच में, गवर्नमेंट और पीजेंट्स के बीच में जो मिडल मैन थे वो कौन थे? जमींदार थे, रोटवरी थे, महाजन्स थे या हरिजन्स थे? भाई जमींदार थे, ठीक है, बहुत ईजी था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लैंड रिफॉर्म, इसमें से कौन सा लैंड रिफॉर्म नहीं है बताना है? यूज ऑफ HYV सीट्स, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, चेंज इन ऑनरशिप और द लैंड सीलिंग। देखो भैया, चेंज इन ऑनरशिप भी था, लैंड सीलिंग भी था, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स भी था, ये नहीं था। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट था, ये हमारी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी का पार्ट था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, हमें इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन कब आया था आपका, और ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो हमारा जो GLF था वो 1958 में आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आए थे इनके 1953 में, और इंट्रोडक्शन हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का चाइना के अंदर
आई गेस 1978 के अंदर, राइट। और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन लगभग आई गेस वो आया था हमारा माओ लेकर आए थे 1966 में। यस, ये 1966 में आया था, या 1966 में तो एंड हो गया था ना, 4th, 2nd, 1st, 3rd, हाँ, मतलब लगभग आप कह सकते हो कि बाद में ही आया था ये हमारा 1966, यस 1966 में आया था, 1976 में एंड हो गया था। तो अगर अब मैं देखूं तो नंबर 1 हो गया हमारा ये, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अरेंज करूं तो ये हो गया आपका 4, 2nd, 1st एंड 3rd। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट इज इन चाइना कम्यून सिस्टम इज रिलेटेड टू डैश सेक्टर। इसमें से कौन सा आप कह सकते हैं सेक्टर हमारे कम्यून सिस्टम से रिलेट करता है। अगर आपको याद हो तो कम्यून सिस्टम के अंदर ये बोला गया था कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जगह देखेंगे एग्रीकल्चर करने के लिए, अपने बैकयार्ड में ही आप ये काम कर सकते हैं। तो आपका जो कम्यून सिस्टम था वो किससे रिलेट कर रहा था, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो कम्यून सिस्टम के अंदर उन्होंने आपको यही बोला था कि आपको लैंड्स की पूलिंग करनी है एक साथ, जिससे आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट ले सको। तो एग्रीकल्चर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब हम लोग 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। गूगल इन इंडिया हैज हायर्ड 4000 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, द गिवन स्टेटमेंट डील्स विद डैश सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। वो कह रहे हैं कि जो गूगल इन इंडिया है उसने 4000 ग्रेजुएट हायर किए हैं। बताओ कौन से सेक्टर में आप ऐसा कर सकते हो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, रूरल और अर्बन। भाई अर्बन सेक्टर, रूरल सेक्टर ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमने फॉर्मल इनफॉर्मल तो पढ़ा है। फॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को हायर किया जाता है, और इनफॉर्मल में 10 से कम। तो उन्होंने तो 4000 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हायर कर लिए हैं। तो कौन सा वाला सेक्टर आपको यहाँ पे ये दिख रहा है? ऑब्वियसली ये हमारा फॉर्मल सेक्टर है। नेक्स्ट, from the set of statements given in column 1 and column 2 match the following and choose the correct alternative। मैच करना है बेसिकली, ठीक है, करते हैं मैच। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि चाइना को आज़ादी कब मिली थी? चाइना को आज़ादी मिली थी 1949 में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब स्टार्ट किए थे? सबसे लास्ट में स्टार्ट किए थे ना, नहीं हमसे 2 साल पहले कर लिए थे, 2-3 साल पहले। हाँ जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान हो गए थे 1988 में। लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में पॉवर्टी दोबारा आई, और जो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सेटअप किए थे वो FDI के लिए किए थे। तो भाई यहाँ से मुझे दिख रहा है A का 2nd, B का 4th, C का हमें दिख रहा है 1st और D का हमें दिख रहा है 3rd। अब जरा हमें देखना है 2nd, 4th, 1st, 3rd। तो ये आ गया हमारे पास, फर्स्ट इज द A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1 इज ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स द ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स टू एन एंड। ह्यूमन कैपिटल अपने ह्यूमन बीइंग को एज अ मीन्स टू एन एंड मानता है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव है दैट ह्यूमन बीइंग्स आर एन एंड इन देमसेल्फ। कहीं ना कहीं जब आपने HCF पढ़ा तो आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, जब मैंने आपको डिफरेंस भी पढ़ाया था ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको याद आ रही होंगी। तो बताइए भाई फटाफट से, क्या है इसका करेक्ट आंसर? बोथ दी स्टेटमेंट्स क्या लग रही है? ट्रू। ठीक है, तो कौन सा है ऑप्शन इसका? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। चाइना हैज द स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ पुअर अमंग द 3 नेशंस, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। सही बात है यार। चाइना डिडंट हैव एनी कंपल्जन टू इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1978। चाइना के ऊपर कोई कंपल्जन नहीं थी, उसने खुद से अपने इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जबकि इंडिया पाकिस्तान की मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें IMF और वर्ल्ड बैंक ने कह दिया था कि ये काम आपको करना पड़ेगा। तो भाई बिल्कुल सही बात है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड in dash to address major environmental concerns in India। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टैब्लिश किया था। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने बोला भी था कि आपको डेट याद रखनी है। तो यस, यहाँ पर हमारे पास आंसर है 1974, और 2 मेजर कंसर्न्स के लिए इस काम को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इन 2015 द UN फॉर्मुलेटेड डैश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंटेंडेड टू बी अचीव्ड बाय द ईयर 2030। 2030 तक हमारे कुछ सस्टेनेबल गोल्स हैं जो UN ने फॉर्मुलेट किए हैं
तो कितने गोल्स हैं? वो लगभग 17 गोल्स हैं हमारे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी। नेक्स्ट, ये तो कुछ देखो डेटाबेस क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट असर्शन है ऑल दोज हु आर एंगेज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द वर्कर्स। बिल्कुल सही बात है, मैंने तुम्हें बताया भी था कि जितने भी सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं, वो सारे मजदूर हैं, हम सब मजदूर हैं। तो यस, मजदूर नहीं भाई, वर्कर्स है, वर्कर्स। और रीजन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो जीएनपी को कंट्रीब्यूट करती है। मजदूर हैं तो क्या हुआ, अपने देश के विकास में मदद तो कर रहे हैं ना। तो यस, both the statements are true and R is the correct explanation of A। बढ़िया क्वेश्चन। How's the जोश? हाय मैम, लिख दो, थोड़ा जाग जाओ, चैन से सो रहे हो तो जाग जाओ। चलो जी, 27th, इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड द सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ स्ट्रैटेजी सेम थी। इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएटेड अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेज द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल डेवलपमेंट। इंडिया और पाकिस्तान ने लगभग, क्योंकि देखो भैया पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट रहा है, यही हमसे ही अलग हुआ, हमारा ही अंश है, तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें करेगा जो हम लोग किया करते थे। तो दोनों ने डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी सेम करी, तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि दोनों ने ही अपनी जो सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी उसने पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, लार्ज पब्लिक सेक्टर का डोमिनेशन था, किस चीज़ के लिए? सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? ए दिख रहा है। पेपर में ध्यान से देख के आना, जरूरी नहीं है कि ए ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला हो, ठीक है। चलो MCQ खत्म हो गए। अब आते हैं तुम्हारे लिखने वाले क्वेश्चन। अब लिखने वाले क्वेश्चन में पहले उन्होंने पिक्चर दे दी तुम्हें, एक पिक्चर देखो पहले। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। बताओ भाई ये पिक्चर तुम्हें क्या दिखा रही है? क्या दिखा रही है ये पिक्चर? देखो ध्यान से देखो, ये पिक्चर क्या दिखा रही है? क्या दिखा रही है? जंगल है, जंगल में मंगल, यानी कि ये देखो क्या कर रहे हैं, पेड़ वेड़ काट के फेंक रहे हैं। क्या होता है जब जंगलों को साफ किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है? भैया कौन सी सिचुएशन होती है वो? याद नहीं आ रही ना, याद नहीं आ रही। कौन सी सिचुएशन होती है? डिफॉरेस्टेशन। तो भैया 3 नंबर में इस डिफॉरेस्टेशन के ऊपर एस से लिखाना जरा अपना पूरा, ठीक है। जितने भी तुम्हारे सोशल स्किल्स हैं ना, सोशल साइंस वाले स्किल्स हैं, वो सारे यहाँ पर भराना और डिफॉरेस्टेशन के बारे में बढ़िया बढ़िया से पॉइंट्स लिख के आना। पैराग्राफ मत लिख के आना, पॉइंट्स लिख के आना, ठीक है। चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ तुम्हें। देखो देखो देखो, किधर है? ये रहा। देखो इन्होंने तो पैराग्राफ में लिखा है, मेरे से पढ़े नहीं थे ना ये, तुम पॉइंट्स में लिख के आना, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन की पहले डेफिनेशन लिख देना, फिर थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना कि इसके भैया कितना ज़्यादा हमारे लिए गलत चीज़ है ये। तो डिफॉरेस्टेशन इज द क्लियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट बाय लॉगिंग और द बर्निंग। इट अकर्स फॉर द मैनी रीजंस। बहुत सारे रीजंस है इसकी वजह से। भाई देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रीज से हमें चारकोल यूज़ करना है, हमें फ्यूल बेचेंगे फिर हम लोग, और उसके अलावा हमें जो फायरवुड है उसके लिए भी चाहिए होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो आप सब लिखाना, ठीक है। एक तो बहुत आसान काम है तुम्हारे लिए। चलो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है। गिव एनी 3 चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है और क्या दिक्कतें हैं वो सारी तुम्हें बतानी है। देखो भैया क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो चैलेंज हमारे सामने था कि हम लोगों ने यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि 6 से लेकर 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन सबके लिए फ्री और कंपलसरी है। बट वो भी हम लोग पूरा 100% तक अचीव नहीं कर पाए थे। ये आज भी हमारे लिए एक चैलेंज है। दूसरा जो पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर होता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है, कहीं ना कहीं इससे रीजनल इनइक्वालिटी आ रही है। हम चाहते हैं रीजनल इक्विटी को एस्टैब्लिश करना। ये हमारे लिए चैलेंज है कि किस तरीके से हम उस रीजनल इक्विटी को एस्टैब्लिश कर पाएँ। हर जगह जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है वो हमें सिमिलर प्रोवाइड करनी है। थर्ड, एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। याद आ रहा है कि हम चाहते हैं कि एजुकेशन सब तक पहुंचे, हम अपना लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहते हैं, बट जिस तरीके से हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से उनकी मेंटेनेंस के लिए हम लोग पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम फिर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे लिए अभी भी एक चैलेंज है, ठीक है। और इसी की चॉइस में आपको मिल गया कि नहीं पता तुम्हें अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के चैलेंजेस, तो लिमिटेशन लिख दो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट याद करो, बोला था याद करना है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मैंने पढ़ा दिए थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल्स के नाम भी बताए थे। ये साहूकार, मनी लेंडर, जमींदार, ये लोग बहुत शोषण करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करते हैं आपसे, और
आपको मनी जब प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, नहीं चुका पाते हो तो तुम्हारा जो सामान होता है उसको ये बेच देते हैं, या कई बार उनको स्लेव्स भी बना लिया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर लिखी हुई हैं। मनी लेंडर्स और ट्रेडर एक्सप्लॉइट करते थे स्मॉल फार्मर्स को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके, मैनिपुलेट कर देते थे उनके अकाउंट्स, क्योंकि उनको तो जानकारी नहीं होती थी ना कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं, तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स करते थे। ये लोगों को फोर्स करते थे, फार्मर्स को, कि वो कम प्राइस पे अपनी जो सामान है, अपना जो क्रॉप है, जो प्रोड्यूस है, वो उनको बेच दें। उसके अलावा उनको कोई रसीद भी नहीं मिलती थी फार्मर्स को बदले में, कि मतलब एविडेंस नहीं होता था उनके पास किसी भी तरीके का, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था बहुत ज़्यादा। इजी था, 3-3 नंबर के क्वेश्चन तो तुम कर लोगे। नेक्स्ट देखो, इस तरीके से टेबल बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हें प्रिपेयर करने हैं। कंपेयर द चाइना विद इंडिया पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेंड। ये आपको डेमोग्राफिक ट्रेंड दे रखा है, इसके बेसिस पर आपको दोनों को तीनों को कंपेयर करना है, चाइना को, इंडिया, पाकिस्तान के साथ। तो देखो जरा, सबसे पहले एस्टिमेटेड पॉपुलेशन दे रखी है उन्होंने। अब एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अगर तुम देखो तो चाइना की तो 1393 है, वहीं पे इंडिया की है 1352, और पाकिस्तान की तो तुम्हें कम दिख रही है। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अगर तुम देखो तो 1.03 इंडिया, चाइना 0.46 और पाकिस्तान 2.05। अब तुम ना ये देख के खुश मत हो जाना कि ओहो हम तो आगे हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान खुश हो जाए कि हमारी पॉपुलेशन कम है। भाई आप ग्रोथ रेट देखो, ग्रोथ रेट के कंपैरिजन करो कि पॉपुलेशन का किस तरीके से ग्रोथ रेट हुआ है, और वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, यानी कि आप डेंसली पॉपुलेटेड हो या नहीं हो। तो ये चीज़ भी आपको देखना है कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो अगर आप देखो तो ये चीज़ इंडिया के अंदर है 445, चाइना के अंदर सिर्फ 148 और पाकिस्तान के अंदर 275, मतलब इतनी पॉपुलेशन के लिए इतनी डेंसिटी है। तो आपको यहाँ से क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं, पॉइंट्स में लिख के आना बच्चों, इसको भी देखो ज़रा। It is clear from the table that China ranks first in population in the world. Its population growth rate is much less than of India and Pakistan. भले ही वो रैंक फर्स्ट पे है पॉपुलेशन में, लेकिन जो ग्रोथ रेट है उसका पॉपुलेशन का वो दोनों से कम है। डेंसिटी भी उसकी इंडिया और पाकिस्तान से कम है। सो द डे इज नॉट फार बिहाइंड व्हेन द इंडिया विल ओवरटेक द चाइना एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया पॉपुलेशन के टर्म्स में चाइना को ओवरटेक कर लेगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। हालांकि ये करंट सिचुएशन हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है, आप सभी को पता होगा। ये हम बात कर रहे हैं फिलहाल जब हम थे 2017 और 18 में, ठीक है। तो 17-18 के हिसाब से ये बात लिखी हुई है। चलो करंट क्या है ज़रा तुम बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। वेयर वॉज द जमींदारी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया एंड ऑल्सो स्टेटेड फीचर्स। वेयर वॉज, कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था जमींदारी सिस्टम, कौन से सेक्टर में था, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैब्लिश हुआ था, और आपसे पूछ लिया है इसके फीचर्स बताओ। लो जी, हाँ जी। सो जमींदारी सिस्टम जो था हमारा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन देन बंगाल प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। और फीचर्स हैं इसके, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में था, जमींदार जो थे वो लैंड के ऑनर बन चुके थे, प्रॉफिट जो था वो सारा का सारा जमींदार्स के पास जाता था, मतलब जो कल्टीवेटर्स था उनको कुछ भी नहीं मिलता था उसमें से। मेन इंटरेस्ट जमींदार का यही था कि रेंट कलेक्ट करें और अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, यही काम उनका था। वहाँ पे लिख मत आना ये। चलो आगे देखते हैं। डिस्कस द आउटकम्स ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान ओवर द ईयर। 5 ईयर प्लान का क्या आउटकम था, इतने सालों से तुमने 5 ईयर प्लान चलाए, क्या किया उसमें। चलो जी देखो, द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान कवरिंग द पीरियड ऑफ 1951 टू 1990, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले की बात हो रही है। अटेम्प्टेड टू अटेन द 4 मेन गोल्स। 4 गोल्स थे हमारे, कौन कौन से थे भाई। ग्रोथ करना चाहते थे हम, मॉडर्नाइजेशन चाहते थे, सेल्फ रिलायंस चाहते थे और इक्विटी चाहते थे, बस यही हमारे कुछ गोल्स थे। तो यही आपको बताना है कि उन चारों में क्या हुआ। तो हमने देखा कि ग्रोथ रेट जो था सफिशिएंट नहीं था हमारा, मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई लेकिन फिर भी लिमिटेड थी। डिस्पाइट ऑफ वेरियस एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स किए लेकिन तब भी प्लान से बहुत सारे गैप रहे, जिसकी वजह से आप रिचर पुअर का गैप नहीं कम कर पाए। मेन रीज़न यही था कि जो टारगेट्स थे आपके वो पूरे नहीं हो पा रहे थे पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, और जो करप्शन है हमारी कंट्री में उसकी वजह से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट वाइदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद अ वैलिड रीजन। आपको बताना है कि ये सिचुएशंस ट्रू हैं या फॉल्स है रीजंस के साथ। तो सबसे पहले, ब्रेन ड्रेन इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। क्या ब्रेन ड्रेन भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन याद कर लो, कुछ पॉइंट्स पढ़े थे हमने।
ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, जब लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मतलब जब उन्हें दूसरे देशों में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो हमारे स्किल्स, हमारी कंट्री के स्किल्स दूसरी कंट्री के काम आ रहे हैं, तो गलत तो है ही ना। तो येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जेंडर बायस इज एन हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ स्किल फॉर्मेशन इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, आज भी ये भेदभाव हो रहा है कि बॉय एजुकेशंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, गर्ल्स एजुकेशंस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत सारे हमारे ऐसे प्रिमिटिव सोशल बिलीव्स हैं जिसकी वजह से प्रिमिटिव सोशल बिलीव्स हैं जिसकी वजह से गर्ल्स एजुकेशन अभी भी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो येस, जेंडर बायसनेस है, सबको पुत्र चाहिए चाहे वो पूछे ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 33, डिस्कस एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। आपको 2 स्टेप्स बताने हैं जो गवर्नमेंट ने लिए ताकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव किया जा सके इंडिपेंडेंस से। तो देखिए ज़रा, 2 स्टेप्स आपके बहुत सारे पढ़ाए हैं मैंने आपको, 2 मेजर देख लीजिए यहाँ पे। रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स को रेगुलेट किया गया और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए, जैसे कि आप कह सकते हैं रोड, रेलवेज, वेयर हाउस, गोडाउन्स वगैरह, ये सब प्रोवाइड किए गए। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली इंडियंस हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस एंड कॉज अ लार्ज स्केल डैमेज टू द एनवायरमेंट। पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हो, नई नई चीज़ों को अपनाते जा रहे हो, देखा जाए ऐसा, तो इसकी वजह से क्या कर रहे हो, एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हो ना। सो एक्सप्लेन करना है, अडॉप्टिंग द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कैन बी यूजफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कैसे पुरानी चीज़ों को वापस लाकर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दोबारा से हासिल कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, द गिवन स्टेटमेंट इज क्वाइट अप्रोप्रिएट। इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। पहली जो प्रैक्टिसेस थी वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली थी। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सब चीज़ें आपकी एनवायरमेंट फ्रेंडली थी। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता था, जो प्रोसेस थी वो भी आपकी विदाउट साइड इफेक्ट्स थी। जैसे कि उन्होंने बताया कि बाय अडॉप्टिंग द मेडिसिनल प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स वी कैन कंजर्व द रिसोर्सेज एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसी के चॉइस में हमारे पास एक क्वेश्चन है, पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल कंपाउंड डिजाइन टू किल द पेस्ट। Many pesticides can also pose the health risks to people even if exposed to nominal quantities. In the light of above statement, suggest any 2 traditional method for replacement of chemical pesticide. सीधी सी बात है, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करने हैं तो उसकी प्लेस पे कौन से हम लोग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब नेचुरल मेथड कौन से हैं जिसकी वजह से हम केमिकल से बच सकते हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आप नीम ट्रीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके प्रोडक्ट्स वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल की तरह काम किए जाते हैं और बहुत सालों से इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है। ये पुरानी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, वो तो अब लोग भूल गए हैं इन सभी चीज़ों को। और लार्ज वेराइटीज़ ऑफ बर्ड शुड बी अलाउड टू ड्वेल अराउंड द एग्रीकल्चर एरियाज़। वो देखते हो पुरानी मूवीज़ जो ऐसे करके वो स्केयर क्रो बनाते थे। वो स्केयर क्रो किस लिए बनाते थे कि कहीं ना कहीं वो जो बर्ड्स होते थे ना, वो लोग ख़राब कर देते थे क्रॉप्स को, बट कहीं ना कहीं वो बचाते भी थे क्योंकि वो उन कीड़ों को खा जाते थे। तो उन्होंने यही बोला है कि लार्ज वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स को अलाउड करना चाहिए ताकि वो एग्रीकल्चर एरियाज़ में ड्वेल कर सके। दे कैन क्लियर द लार्ज वेराइटीज़ ऑफ पेस्ट इंक्लूडिंग द इंसेक्ट्स। की वो तो उसको खा जाते थे। हमें स्केयर क्रो किस लिए करते थे कि भैया बचाना भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिसेस थी आपकी मदद भी कर रही थी, बट हम तो भूल गए इन सब चीज़ों को अब। चलो नेक्स्ट, in the recent times the Indian economy has experienced the problem of casualization of workforce. This problem has only been aggravated by the outbreak of COVID-19. ठीक है, उन्होंने कहा कोविड-19 के टाइम से आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा ये कैजुअलाइजेशन बढ़ने लग गया है। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? डिस्कस एनी डिसएडवांटेजेस ऑफ द कैजुअलाइजेशन इन द लाइट ऑफ अवर स्टेटमेंट। अरे बेरोजगार कर दिया, और क्या बताएं, यही बहुत है कहने के लिए कि बेरोजगार हो गए हैं कैजुअल वर्कर्स। चलो, तो यस, गिवन स्टेटमेंट इज क्वाइट अप्रोप्रिएट, वी आर अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि कोविड-19 के बाद से ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। कैजुअल वर्कर्स के लिए देखो क्या होता है कि उनका स्टेबल नहीं होती इनकम, किसी तरीके के अदर बेनिफिट नहीं मिलते। अगर उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो लॉ नहीं उनको बचा रहा है, क्योंकि जो लॉ हैं वो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में चलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप कह सकते हो। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कैजुअल वर्कर्स को लेबर लॉ से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। पेंडेमिक के टाइम पे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हुई, कैजुअल वर्कर्स जॉबलेस हो गए, कोई कंपनसेशन नहीं मिला उन्हें। कोविड-19 के टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ उससे बहुत सारे कैजुअल वर्कर्स की जॉब्स चली गई थी। अब इसने क्वेश्चन अराइज किया कि सर्वाइवल कैसे होगा, और एडिशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर और भी ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि देखो बीमार तो ऑलमोस्ट सभी हुए उस टाइम पे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कह रही हैं कि कैजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट,
ये हमारी अब केस स्टडी है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सम सेम एंड द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो देखूँ तो ऊपर से तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी पूछा क्या क्या, पहले देख लेते हैं। What do you understand by the term globalization? Stated impacts on Indian economy and list any 3 arguments each in favor and against of globalization। ठीक है, बहुत ईजी है। इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आपका केस स्टडी है। आपको ग्लोबलाइजेशन के फेवर में और अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं। तो ये तो जो आपने याद किया होगा आप उससे लिख सकते हो, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, इम्पैक्ट आप यहाँ से ढूंढ के लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो जरा क्या क्या लिखा है। द टर्म ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ नेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। लो जी, डेफिनेशन मिल गई। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमारे देश का दूसरे देश के साथ भाईचारा बढ़ाना। ठीक है, इट इज मल्टीफेसेटेड एक्सपेक्ट, यानी कि इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। इट इज अ रिजल्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आई एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स द ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। क्या क्या इंक्लूड करते हैं इसके अंदर? नेटवर्क बना रहे हैं अपना, सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफिकल बैरियर्स हटा रहे हैं, एंड ग्लोबलाइजेशन ट्राई टू बिल्ड द लिंक इन सच अ वे दैट द इवेंट इन इंडिया कैन बी डिटरमाइंड बाय द इवेंट हैपनिंग इन द डिस्टेंस अवे। दूर दूर तक आवाज जानी चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो सब कर रहे हो, और जो सब कर रहे हो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री दैट सक्सीडेड सिग्निफिकेंटली आफ्टर द initiation and the implementation of globalization. The growth of the foreign investment in the field of corporate, retail and scientific sector is enormous in the country. तो ये पहला इफेक्ट आपको दिख रहा है कि क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। It also had the tremendous impact on the social, monetary, cultural and the political areas. यहाँ पे भी आपको दिखा ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंप्रूवमेंट हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लो, दूसरा पॉइंट यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद विद द इम्प्रूव द ग्लोबल सिनर्जीज कम्स टू द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड डॉक्ट्रिन्स एंड द कल्चर। लो जी, तीसरा इफेक्ट आपको यहाँ से मिल गया। तो बस ये लिखना था आपको। ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन सोसाइटी इज चेंजिंग ड्रास्टिकली आफ्टर अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन फॉर्मिंग द basic framework of the country. Economic policies established by the government also formed an essential role. मतलब बहुत ज़्यादा जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी उसका बहुत अच्छा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला सेविंग, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इन्वेस्टमेंट के अंदर। क्रॉस कंट्री कल्चर भी आप कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन का ही है। मनाओ दूसरी कंट्री के त्यौहार अपने देश में। इट हैज़ सिग्निफिकेंटली चेंज सेवरल एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे बदल चुके हैं। हाउएवर इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हमारा एक मेन फैक्टर है जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा होता है, ऐसा कुछ खास आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो यहीं से आप लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, इम्पैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अपनी तरफ से भी चाहें, ज़रूरी नहीं है पैराग्राफ में से लिखना है, जैसे उन्होंने भी यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ कुछ लिखे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि इंडियन कंपनीज़ ने कोलैबोरेशन किया है फॉरेन कंपनीज़ के साथ। कंज्यूमर्स के पास अब ऑप्शन है कि उन्हें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा एग्रीकल्चर में हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स आप कह सकते हो ग्लोबल मार्केट हमारे पास आ चुकी है, हम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हमारे बहुत बढ़िया हैं इसके साथ। अगेंस्ट में कहें तो बेनिफिट्स कहीं ना कहीं जो हमारे ग्लोबलाइजेशन के हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा हैं, डेवलपिंग के लिए कम है। वेलफेयर को हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, यहाँ पर डिस्पैरिटीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा खत्म हुआ गेस्ट पेपर नंबर 1 एंड आई होप कि अब आपके बहुत सारे जो कन्फ्यूजन थे वो इस गेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ सॉल्व हो गए होंगे। अब आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से पेपर पैटर्न है, आपको कैसे पेपर दिखने वाला है कल, और आपको किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है। इसी पेपर के साथ आपको कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स भी मिली कि आपको अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉइंट्स में आंसर लिख कर आइए, हेडिंग्स हैं उसको अंडरलाइन करिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको उस चीज़ का। सो जैसे भी आपको लगा हो ये गेस्ट पेपर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा ताकि हमें भी एक फीडबैक मिले, और ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। आप जब पेपर देकर आएंगे तो इसी वीडियो में आके कमेंट कीजिएगा कि आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर टुमारो इकोनॉमिक्स एग्जाम, और बहुत अच्छा करके आइएगा। एग्जामिनेशन हॉल से जब आप बाहर निकलें तो अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल के साथ निकलिएगा।